गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू किस तारीख का 26/4 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूज़ है के कस्तूरीरंगन से लेकर के कस्तूरीरंगन इनकी मृत्यु हो गई है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसीज्ड। एक और टर्म यूज किया जाता है लेफ्ट फॉर, ही हैज लेफ्ट फॉर हेवनली एबोर्ड, इंग्लिश के लिए ABODE। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं भारत के। तो ये कौन रहे हैं? ये भारत में इसरो के चीफ रहे हैं। ISRO, इसरो के पूर्व चीफ। इसरो चीफ मतलब इसरो के चेयरमैन रहे हैं पूर्व। ठीक है, इसरो के चेयरमैन रहे हैं। इनका पीरियड क्या था? पीरियड था 1994 से लगभग 2003। तो 9 साल तक लगभग रहे हैं, 9 वर्ष। इस दौरान इन्होंने जो काम किया, जैसे PSLV और GSLV का विकास में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इन्होंने काम किया, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। किसके? प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। कौन से प्रोजेक्ट के? भारत का जो पहला सैटेलाइट था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भारत के पहले प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, प्रायोगिक EOS हिंदी में हो जाएगा इसका। पहले प्रायोगिक उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की, और पृथ्वी का पहला जो प्रायोगिक उपग्रह था उसका नाम था भास्कर 1 और भास्कर 2। भास्कर 1 एंड भास्कर 2, ये इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और इनके बारे में जो जानना हमारे लिए आवश्यक है वो ये है, इनको जो पुरस्कार मिले हैं भारत के सिविलियन अवार्ड, वो सभी अवार्ड मिल चुके हैं जो भारत सरकार देती है, सिवाय भारत रत्न के। तो सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान भारत में दिया जाता है, नागरिकों के द्वारा जब महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं, आउटस्टैंडिंग वर्क, उसके लिए सरकार के द्वारा सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। तो 4 अवार्ड हैं, जिसमें 3 इनको मिले हुए हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न। उसको छोड़कर इनको सारे मिले हैं। तो सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं। पद्म विभूषण, फिर भूषण, फिर पद्म श्री। ये सिविलियन अवार्ड में सबसे नीचे आता है, ये उससे ऊपर है, ये सबसे ऊपर है, और इसके ऊपर आता है भारत रत्न। आपको याद रखना उसके लिए इनको मिला नहीं है भारत रत्न। ठीक है, याद करने का क्रम मैंने आपको बताया था। शब्द इसमें एक ही है, देखिए श्री। इससे बड़े अवार्ड में 3 शब्द हो गए, इससे बड़े में 4 हो गए। सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, क्योंकि कभी कभी इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा अवार्ड है, सबसे छोटा कौन सा है। तो ये याद रखेंगे। तो इनको भारत रत्न छोड़कर बाकी तीनों अवार्ड मिल चुके हैं कस्तूरीरंगन साहब को। ठीक है, और इनका महत्वपूर्ण काम क्या रहा? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो हाल ही में लागू की गई है 2020 में, उसकी बात कर रहे हैं। उसका ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था, उसका ड्राफ्ट तैयार किया था, या उसको बनाने वाले मुख्य जो कलाकार थे वो यही थे, उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक और बात, यहाँ पर चूँकि ये इसरो चीफ रहे हैं, तो जो व्यक्ति इसरो का चीफ होता है उसके बारे में एक और बात जानना जरूरी है कि वो इसरो चीफ के साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी भी होता है, तो ये भी रहे। ठीक है, सेक्रेटरी का हिंदी हो गया सचिव। किसके सचिव रहे? स्पेस डिपार्टमेंट के। तो अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी रहे। जो भी इसरो का चेयरमैन होता है, जैसे ये थे चीफ थे या चेयरमैन थे, वो अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी होता है, तो ये भी सचिव रहे। तो ये एक काम इन्होंने और शुरू किया था, थीम बेस्ड सैटेलाइट। थीम बेस्ड सैटेलाइट, थीम आधारित सैटेलाइट लॉन्च किए गए इनके समय में। थीम मतलब विषय आधारित, एक चीज़ को डेडिकेटेड। थीम का मतलब होता है विषय, जिस पर चर्चा करनी उसी विषय पर। जैसे एक है एजुकेशन सब्जेक्ट, आपका फील्ड है कोई भी, तो इसके लिए लॉन्च किया था इन्होंने इनके समय एजुसैट। फॉर एग्जांपल, अगर आप समुद्र का अध्ययन करना चाहते हैं, सागर का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए लॉन्च हुआ था ओशन सैट, OCAN, ओशन सैट। मौसम विभाग का या मौसम का अध्ययन करना चाहते हैं तो मेट सैट। मेट का मतलब होता है मेटेरोलॉजी, सैट मतलब सैटेलाइट, ओशन मतलब सागर, सैट मतलब सैटेलाइट। एजुकेशन, सैट, एजुकेशन सैटेलाइट। ऐसे ही रिसोर्स सैट है, अगर संसाधन का अध्ययन करना है, रिसोर्सेस का, तो उसके लिए रिसोर्स सैट। तो ऐसे इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किए। यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता रहे हैं थीम बेस्ड सैटेलाइट होते क्या हैं और जिसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सैटेलाइट। अच्छा, मैं आपको सैटेलाइट भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये है आपकी पृथ्वी, यहाँ से स्पेस है ये ऊपर, ये पूरा स्पेस है। इसके चारों ओर हम एक डिवाइस बनाते हैं पृथ्वी पर, जिसको लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट। ये हम एक्चुअली जो बनाते हैं ये पैनल होते हैं। क्या होते हैं? पैनल, सोलर पैनल। ठीक है, तो ये सैटेलाइट इसके चारों ओर चक्कर लगाता है और इसमें कैमराज लगे होते हैं, रडार लगे होते हैं। ठीक है, जो यहाँ से डेटा, कैमरा लगा हुआ तो फ़ोटो खींच रहे हैं पृथ्वी का, भारत का, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं। रडार है तो रडार डिटेक्ट करते हैं, या और सारी चीज़ें जिसमें लगी होती हैं। इंफ्रारेड कैमरा है। तो इस डिवाइस में सारी डिवाइसेस लगी होती हैं। जो बड़ा उपग्रह है इसमें डिवाइसेस लगी होती हैं जो पृथ्वी पर चीज़ों का अध्ययन करती हैं। ठीक है, अब इसी सैटेलाइट का उपयोग चाहे आप जीपीएस के लिए कर लीजिए, तो जीपीएस वाली टेक्नोलॉजी इसमें लगानी पड़ेगी, जीपीएस का काम करेगा। चाहे आप टीवी चलाइए, जैसे टीवी चलाने के लिए इसमें जैसे हम लोग टाटा स्काई ये सब यूज़ करते हैं, तो सैटेलाइट से चलता है। अच्छा, यहाँ जो सैटेलाइट होते हैं उसमें सोलर पैनल जो लगे होते हैं, उसका काम क्या होता है? विद्युत सप्लाई करना, क्योंकि आसमान में यहाँ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी? तो ये सोलर पैनल से मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सैटेलाइट को विद्युत ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो आप बताएंगे सोलर पैनल से मिलती है। सोलर पैनल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सैटेलाइट चारों तरफ घूमते हैं और पृथ्वी का क्या करते हैं? निरीक्षण करते रहते हैं, देखते रहते हैं और चित्र भेजते रहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, पृथ्वी से अगर सैटेलाइट को यहाँ तक भेजना है तो कैसे भेजोगे? इसके लिए एक हमको माध्यम चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। लॉन्चिंग व्हीकल,
क्या बोलते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल, जिसके द्वारा उनको ऊपर पहुंचाया जाए स्पेस में। तो हमारे यहाँ जो लॉन्चिंग व्हीकल इस समय पॉपुलर हैं, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। इसके अलावा अब तो SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। एक अभी हम लोग बना रहे हैं, उसका नाम है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं इस तरह के, इनमें स्टेजेज होती हैं। ठीक है, स्टेज मतलब अलग अलग फ्यूल लगा होता है, 4 स्टेज का है, कोई 3 स्टेज का है। यहाँ से फ्यूल बहुत तेज़ बाहर निकलता है, गैस से बर्न होकर बाहर निकलती है, फ्यूल नहीं, गैस से बर्न होकर निकलती, और ये आगे बढ़ता है। यहीं पर आपका सैटेलाइट आगे रखा होता है। जब इसमें रखा होता है तो इसको पेलोड बोलते हैं। यहाँ पर कहते हैं पेलोड क्या है, क्या बोलते हैं, पेलोड बोलते हैं, हिंदी में नीति भार। पेलोड ज़्यादा बेटर है, याद रखेंगे। ठीक है, इसको पेलोड बोलते हैं। पेलोड इसमें क्या होता है, सैटेलाइट्स होते हैं और उसका नाम जो भी हो सैटेलाइट का। तो ये हमने इसरो के बारे में जाना काफ़ी हद तक। इसरो के बारे में एक जानकारी लास्ट हम लोग होल्ड करेंगे। इसरो का फुल फॉर्म नहीं बताया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। RESEARCH और ऑर्गेनाइजेशन ORGANISATION। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, बेंगलुरु। तो ये हमारी इसके बारे में जानकारी हो गई जो हम चर्चा कर रहे थे। तो कुछ नेक्स्ट न्यूज़ है SFIO को लेकर, ये जांच कर रहा है एक मामले की, तो हमने सोचा आपको इसके बारे में तो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। SFIO क्या है, जैसे CBI होती है वैसे ये भी है। तो इसका फुल फॉर्म है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो हमें पता होना चाहिए। इस्टेब्लिश्ड हुई है 2003 में, और कमेटी की अनुशंसा कौन सी थी, कमेटी की अनुशंसा थी, समिति कौन सी थी, समिति का नाम है नरेश चंद्र समिति, नरेश चंद्र समिति। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर को हिंदी में मुख्यालय बोलते हैं, वो आपका दिल्ली में। और इसके बारे में एक बात, इसका गठन हुआ है कंपनी एक्ट के तहत, कंपनी अधिनियम लिखिएगा, कंपनी अधिनियम 2013। इसके तहत अगर गठित हुआ है तो ये कौन सा निकाय होगा, किसी एक्ट के तहत जो गठित होता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय होता है, सांविधिक। इतनी जानकारी से आपका काम हो जाएगा। लास्ट, ये कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करता है, क्योंकि कुछ भी पूछ लिया जाता है तो मंत्रालय भी आप पता ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मंत्रालय का नाम है कॉर्पोरेट अफेयर। कंपनी वाला कॉर्पोरेट मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेयर याद रखेंगे, याद रहेगा। नेक्स्ट है, अगला है जो रिपोर्ट आई है SC/ST की, उसके संदर्भ में है। तो रिपोर्ट क्या है, जो नेशनल कमीशन फॉर
इसी नाम से 3 कमीशन, इतना कॉमन रखेंगे, नेशनल कमीशन फॉर SC ST और OBC। तो 3 इसी नाम से होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर OBC। कंबाइंडली मैं इनकी चर्चा करूँगा। न्यूज़ में इसलिए हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, ये लोग एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स मतलब वार्षिक रिपोर्ट, मतलब हर साल ये एक रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट में सरकार को कुछ रिकमेंडेशन करते हैं, सरकार की जो पॉलिसी होती है उसको जांच के। और ये वार्षिक रिपोर्ट जो होती है, तीनों संगठन जो हैं ये वार्षिक रिपोर्ट बनाते हैं और सबमिट करते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं, सौंपते हैं। देखिए, कोई भी रिपोर्ट केंद्र सरकार अगर बनती है तो वो रिपोर्ट सबमिट होगी राष्ट्रपति को, चाहे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे कोई आयोग है उसकी एनुअल रिपोर्ट है, वो राष्ट्रपति को जाएगी। जैसे आपका संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी रिपोर्ट इसी को जाएगी। CAG की रिपोर्ट भी इसी के सामने जाएगी। आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई रिपोर्ट बनाता है, वो भी इसी के पास जाएगी। सब राष्ट्रपति के थ्रू जाएगी। क्यों? क्योंकि देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है, इसलिए मुखिया के पास ही रिपोर्ट जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, देश का मुखिया राष्ट्रपति है। अब हुआ क्या, वार्षिक रिपोर्ट सौंपते हैं, लेकिन ऐसा न्यूज़ है इसमें कि 5-6 साल से रिपोर्ट ही सबमिट नहीं हुई है। 5-6 साल से रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है किसी में, और किसी में रिपोर्ट सबमिट हुई हैं लेकिन वो पार्लियामेंट में नहीं रखी गई हैं। क्या हुआ? पार्लियामेंट में नहीं रखी गई हैं। तो ये इसका क्या हो गया, हम जब कमीशन पढ़ रहे होंगे नेशनल कमीशन फॉर SC ST, तो उसको जब ड्रॉबैक लिखना होगा, उसकी कमियां क्या हैं, तो ये बताएंगे कि इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं समय पर राष्ट्रपति को सबमिट भी नहीं हो रही हैं और समय पर संसद के समक्ष रखी भी नहीं जा रही हैं। संसद पर समय से नहीं रखी जा रही हैं, समय पर संसद के समक्ष नहीं रखी जा रही हैं। राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं, फिर राष्ट्रपति क्या करता है, ये मंत्रालय को देता है, मंत्रालय उस पर रिपोर्ट तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? एक्शन टेकन रिपोर्ट, ATR। इसको बोलते हैं कार्रवाई, कि उस पर क्या कार्रवाई हुई उसकी रिपोर्ट बनाएगा। और इस रिपोर्ट के साथ में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्लस आयोग की रिपोर्ट, दोनों को संसद के सामने रखा जाएगा और संसद उस पर बहस करेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, ये तीनों हमने बताया SC ST और OBC, ये तीनों ही आयोग क्या हैं? संवैधानिक आयोग हैं। इनमें कॉमन बातें कुछ हैं, आपको यही बता देता हूँ जो आपको हमेशा याद ही रहें। क्या कॉमन बातें हैं? तीनों ही संवैधानिक आयोग हैं, मतलब इनका संविधान में उल्लेख है। अगर आर्टिकल याद रखने हैं तो SC जो कमीशन है इसका आर्टिकल है 338, ST का आर्टिकल हो जाएगा 338A और बैकवर्ड का हो जाएगा 338B। ठीक, आर्टिकल पूछ लिया। अब इनका जो संगठन है, संगठन भी एक ही जैसा है। मतलब कितने लोग होते हैं इसमें? होते हैं 5 लोग। सब में 5 लोगों को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष एक ही होता है, उपाध्यक्ष इन्होंने 2 बनाए हुए हैं। सॉरी, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं इन तीनों ही आयोग में। और इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल होता है, कार्यकाल 3 साल। नियुक्ति सबके बारे में बता रहा हूँ, ये सबके बारे में एक ही बात है। नियुक्ति कौन करेगा? देश का मुखिया। देश का मुखिया कौन? राष्ट्रपति। हमेशा याद रखेंगे, पॉलिटी में कभी भी नियुक्ति का मामला आता है, नहीं याद है तो आप राष्ट्रपति लगा सकते हैं।
ठीक है, देश में नियुक्ति बड़े पदों जो भी पद हैं संवैधानिक हों या फिर सांविधिक हों, मतलब किसी एक्ट के तहत गठित हों, उन सब पर नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, क्योंकि देश का मुखिया वही है। नेक्स्ट, एक डील हुई है राफेल एम को लेकर के। अभी न्यूज में था कि भारत सरकार कंसीडर कर रही है, अब आज या कल में ये समझौता होने वाला है। राफेल एम, हमारे पास पहले से राफेल एयरक्राफ्ट हैं। एयरक्राफ्ट, ये राफेल जो है फाइटर एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू जहाज है, फाइटर एयरक्राफ्ट है राफेल। एम जो लगा हुआ है, एम फॉर मरीन, मतलब नौसेना के लिए हम खरीद रहे हैं ये। ठीक है, किससे खरीद रहे हैं? ये हम खरीद रहे हैं फ्रांस से। ठीक, कितने खरीद रहे हैं? संख्या कितनी है? 26। 26 में भी दो कैटेगरी खरीद रहे हैं। 22 हैं सिंगल सीटर, मतलब एक ही सीट है उसमें, और रेस्ट बचे 4 वो ट्विन सीटर हैं, उसमें 2 सीटें होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो ट्विन सीटर वाला है ये है ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, मतलब इस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एक ट्रेन करने वाला है, एक ट्रेनर एक ट्रेनी, 2 लोग बैठेंगे। कभी कभी ये पूछ जाता है कि डील कितने में हुई है। अच्छा, ये जो डील हुई है, डील के प्रकार होते हैं, ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है। G2G प्रकार की डील है, भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच में हो रही है, तो G2G डील है। ये डील कितने में फाइनल की है हमने? इसको फाइनल करने में 63,000 करोड़ लगेंगे हमें। समझौता अभी हो गया है, डिलीवरी कब से मिलेगी? 2.5-3 साल बाद मिलना शुरू होगा। पहले से आपको पता होगा, अब हमारी जो एयरफोर्स है उसके पास राफेल फाइटर जेट हैं करंटली। राफेल हैं हमारे पास, उसका नाम राफेल ही है। ये भी हमने फ्रांस से ही लिए थे। मरीन वाले में थोड़ा सा परिवर्तन करके लिया जाएगा, तो कुछ फीचर्स अलग होंगे। फ्रांस से लिया था, 36 लिए थे हमने, ये हमारी एयरफोर्स के पास हैं। 36 हमने खरीदे थे, कितने में? 60,000 करोड़ में खरीदे थे हमने। ये 2016 का मामला है जो समझौता हुआ था। डेटा ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, आपके मतलब को जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपके यहाँ पूछा जा रहा है तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मेधा पाटकर, न्यूज़ में है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, इसलिए मैंने कहा आपको बता देते हैं कि इनके बारे में क्या न्यूज़ है। मेधा पाटेकर, पाटेकर या पाटकर जो भी लिख सकते हैं। ये पर्यावरणविद हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट। इनको भी बेल मिली है रिसेंटली, इसलिए न्यूज़ में है। हमें बेल से लेना देना नहीं है, न्यूज़ में थी इसलिए बता रहे हैं कि पर्यावरणविद हैं। और दूसरा इनके बारे में जो हमें जानना चाहिए वो ये, नर्मदा बचाओ आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता थी यही, इन्होंने ही नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा ने जो वहाँ पर क्या बोलते हैं उत्तराखंड में शुरू हुआ था वो था। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है वीज़ा रिवोक कर दिया गया है। वीज़ा रिवोक्ड, किसका वीज़ा रिवोक किया गया? रिवोक का मतलब कैंसिल कर दिया गया। वीज़ा कैंसिल किसका? भारत ने कैंसिल किया है
पाकिस्तानियों का। तो जो पाकिस्तानी भारत में आए थे किसी भी पर्पज़ से उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं। क्यों? पहलगाम अटैक के प्रतिक्रिया में। यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए, एक जो जनरल आपको पता होना चाहिए, भारत जो है वीज़ा क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। पासपोर्ट, आप जैसे हम लोग इंडिया की बात करते हैं भारत की, तो भारत के हैं तो भारत का पासपोर्ट आपको बनवाना पड़ेगा, भारत सरकार बना देगी। तो जब आप पासपोर्ट बनवा लेंगे तो इससे आपको अनुमति मिल जाएगी कि आप विदेश जा सकते हैं। पासपोर्ट आपका आई कार्ड होता है जो आपकी नागरिकता का प्रमाण होता है कि आप कहाँ के नागरिक हैं। ठीक है, तो ये आपने बनवा लिया, इससे आपको विदेश जाने की अनुमति मिल गई। लेकिन आप जिस देश में जाना चाहते हैं उसका वीज़ा लेना पड़ेगा। तो वीज़ा क्या होता है, एक अनुमत दस्तावेज होता है जिससे आपको अनुमति मिलती है और संबंधित देश से लेना पड़ता है, जिस देश आप जाना चाहते हैं उससे लेना पड़ेगा। जिस देश आप जाना चाहते हैं उनसे लेना पड़ेगा। तो ये आपके पासपोर्ट पर मुहर लगा देते हैं या फिर कोई अलग से डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, यही होता है वीज़ा। यही वीज़ा जो भारत ने दिया था पाकिस्तानियों को वो क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। याद रखेंगे एक बात, जो पासपोर्ट होता है उस पर आपका एड्रेस भी होता है। तो आई कार्ड है, एड्रेस है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नागरिकता का प्रमाण पत्र होता है कि आप कहाँ के नागरिक हैं। तो वीज़ा कैंसिल के वीज़ा होते हैं, कई प्रकार के वीज़ा जारी किए जाते हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा। ठीक, आप भारत में बिजनेस करने के लिए आए तो बिजनेस वीज़ा, मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो कॉन्फ्रेंस वीज़ा, भारत में आप धार्मिक यात्रा के लिए आए तो रिलीजियस वीज़ा। इस तरह से भारत भी वीज़ा जारी करता है भांति भांति प्रकार के। ठीक है, तो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं पूछा जाए एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए कि वीज़ा के भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं जिनका अलग अलग नाम भी होता है। चर्चा में आपको ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी समस्याएं आती हैं इसको लेकर के, न्यूज़ अक्सर आता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, सिंधु नदी जल समझौता। काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है तो इसको आज हम समझ लेते हैं इन डिटेल कि है क्या मामला और भारत का क्या स्टैंड है। हुआ क्या, जो पहलगाम में अटैक हुआ है बैसन घाटी में, उसी के चलते भारत ने सिंधु नदी जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में हुई थी, उसको क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है। हम इसको अभी नहीं मानेंगे। ये है भारत का स्टैंड। तो सिंधु नदी समझौता कब हुआ था, वर्ष 1960 में। किसके किसके बीच में, एक तरफ तो हम ही हैं, दैट इज भारत, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि ये नदी इन दोनों के मध्य बहती है। तो भारत की तरफ से भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे और पाकिस्तान से अयूब खान ने किए थे। ठीक है, पाकिस्तान से अयूब खान ने किए थे। भारत के पीएम उस समय कौन थे, नेहरू जी। ये जो समझौता हुआ था, क्यों हुआ था, पर्पज क्या था, नाम से स्पष्ट है, सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर। सिंधु नदी के जल बंटवारे से जुड़ा हुआ इस सिंधु नदी के जल बंटवारा को लेकर समझौता हुआ था कि सिंधु नदी का जल कौन कितना प्रयोग करेगा।
तीसरी बात यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है, इसमें मध्यस्थ कौन था। ये बहुत पूछा जाता है, सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ पूछी ही जाती हैं एग्जाम में। मध्यस्थ का मतलब मीडिएटर कौन था, मध्यस्थता किसने की, तो मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी। अब हम देखते हैं सिंधु नदी, इसके तहत जो बंटवारा हुआ था सिंधु नदी का, वो कैसे हुआ था। इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं, कुल 6 नदियाँ हैं सिंधु नदी की। तो बंटवारा हुआ 3-3 का, 3 हमारी 3 पाकिस्तान की, ठीक। तो 3 हो गई हमारी भारत की और 3 हो गई पाकिस्तान की। बंटवारा हुआ पूरब पश्चिम, 3 पूरब की नदियाँ 3 पश्चिम की नदियाँ। अब याद रखेंगे जो पाकिस्तान है वो हमारे पश्चिम में है, तो पश्चिम की नदियाँ पाकिस्तान को मिली और पूरब की जो 3 नदियाँ थीं वो हमें मिली, ठीक है। तो जो भारत को जो 3 नदियाँ मिली वो कौन सी थी, सतलज, ब्यास और रावी। कौन कौन सी, सतलुज नदी, व्यास नदी और रावी, ये तीनों भारत को मिली। तो कौन सी नदियाँ भारत को मिली, पूर्वी नदियाँ, पूरब और पश्चिम में बंटवारा हुआ था ना, तो पूर्वी नदियाँ भारत को मिली। पूर्वी नदियाँ 3 हमारे पास और पश्चिम की 3 नदियाँ पाकिस्तान को मिली थी। इनके नाम क्या थे, सिंध, झेलम और चिनाब। सिंध, झेलम और चिनाब। तो यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो भारत के पश्चिम साइड में है। तो याद रखेंगे कि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, तो उसको पश्चिम की नदियाँ मिली थी 3, जिनके नाम अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है। सिंध, चिनाब और झेलम, सिंध, चिनाब और झेलम। तो ये हो गया इनकी नदियों को बंटवारा को लेकर कैसे हुआ था। अभी भारत ने क्या किया है, सस्पेंड कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। जब समझौता हुआ था तो उसमें एक बात लिखी थी कि एक इंडस कमीशन भी बनेगा, स्थायी सिंधु आयोग, परमानेंट इंडस कमीशन। ये 2 सदस्यीय था, एक सदस्य हमारी तरफ से था, स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया था, प्रावधान था। 2 मेंबर थे इसमें, एक भारत से एक पाकिस्तान से, जिन्हें बोलते थे कमिश्नर। इनका काम था भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसको आरंभिक स्तर पर निपटाना, मतलब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करते थे लोग बेसिकली, डिस्प्यूट समाधान। एक और बात थी, अच्छा यहाँ पर जो नदियों का बंटवारा हुआ तो यहाँ एक बात और छूट गई, वो ये कि भारत को ये जो 3 नदियाँ थी पाकिस्तान की, सिंधु, चिनाब और झेलम, इन 3 नदियों का जल भी प्रयोग करने की अनुमति थी, बस उसका उपभोग नहीं करना है, नॉन कंजप्शन पर्पज़ के लिए। तो सिंचाई कर सकता था भारत इस जल से, अभी भी कर सकता है। यहाँ पर भारत चाहे तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे फिशिंग वगैरह का है तो सब कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये अनुमति भारत को इन तीनों नदियों पर है जो पाकिस्तान को मिली है। वो कभी कभी एक टर्म यूज़ कर लेते हैं नॉन कंजप्शन पर्पज़ के लिए, हो सकता है केवल यही पूछ लिया जाए, मतलब पीना नहीं है पानी को, कुल मिला के ये कंज्यूम नहीं करना, बाकी ऐसे उपभोग कर सकते हैं जिससे पानी में कमी ना आए, ठीक है।
एक इसमें शर्त और रखी गई थी कि भारत इन नदियों में जो प्रवाह है, भारत इन नदियों में प्रवाह को बनाए रखेगा। कौन सी? जो पाकिस्तान जा रही हैं। भारत इन नदियों में प्रवाह को बनाए रखेगा, एक न्यूनतम स्तर पर बनाए रखेगा, ठीक है, ताकि पाकिस्तान को भी पर्याप्त रूप से पानी मिलता रहे। दूसरी बात इसमें ये भी थी कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने को लेकर था। हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करेगा भारत। अब इस समय जो सस्पेंड हमने किया है इस ट्रीटी को, यही हम शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी का जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है वो शेयर नहीं करेंगे। हाइड्रोलॉजिकल डेटा क्या है कि नदी में कितना पानी आ रहा है, कहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने कोई डैम बनाया तो उसके बारे में भी सूचना देते थे, अब हम वो सूचनाएं नहीं देंगे, तो ये इसका प्रभाव होगा, तो इससे उसको फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी भारत ने कई सारे जो प्रोजेक्ट बना रखे हैं, जैसे किशन गंगा है, बगालिहार है, तो ये प्रोजेक्ट भारत ने बना रखे हैं, तो इसके बारे में सूचनाएं देता था। जैसे किशन गंगा है और बगालिहार प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट हमारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो इनकी सूचनाएं देता था, अब ये कोई भी सूचना नहीं देगा। तो ये हमारा इंडस वाटर ट्रीटी भी लगभग ख़त्म होता है। इसमें जो मुख्य बातें थी वो हमने डिस्कस कर दी, जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग। अभी जो संडे का बचा हुआ है हो सकता है आपको शाम तक या कल मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, केवल संडे को हम डालेंगे नहीं, केवल वो अगले दिन आ जाएगा आपका कंबाइंड, ठीक है।